नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 22 टेस्ट वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने ये टेस्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से उन वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये टेस्ट वीडियो हर प्रकार की आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आज का टेस्ट वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही शानदार प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए ये वीडियो जरूर देखें और अपने साथियों में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहें। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और अपने मित्रों में इसे शेयर कर दो। हमारे पास पहला ऑप्शन है, पहला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। तो फ्राइड के अनुसार बच्चे में समाजीकरण की सर्वोत्तम आयु कौन सी होती है? कौन सी होती है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष और 4 वर्ष। तो फ्राइड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु 5 वर्ष होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, यह कथन किसका है कि इस ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो ज्ञानात्मक विकास है वो नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। तो यह किसका कथन है? जिन साथियों को इनके आंसर आ रही हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है एरिक्सन, 2 नंबर है थोरनडाइक, 3 नंबर है जीन पियाजे और 4 नंबर अल्फ्रेड विने। तो यह जीन पियाजे का कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालक में नकारात्मक सोच जो उत्पन्न होती है वो कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? हमारे पास ऑप्शन है, शेष अवस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोरावस्था में या उपयुक्त सभी अवस्थाओं में। तो बालक में नकारात्मक सोच किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति की उस दशा को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति आवेश में आ जाता है, भड़क उठता है अथवा उत्तेजित हो जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? संवेग कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेग में आने, भड़क उठने या उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह किसका कथन है? जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है आर्थर टी जरसील्ड का कथन है। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया था? तो बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया था? हमारे पास पहला ऑप्शन है साक्षात्कार विधि को, 2 नंबर है निरीक्षण विधि को, 3 नंबर है प्रश्नावली विधि को और 4 नंबर है खोज विधि को। तो किस विधि को अपनाया था? साक्षात्कार विधि को अपनाया था बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए। उसके बाद में 7 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। यह किस विद्वान का कथन है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ या ज्ञान का सर्जन करते हैं। यह किस विद्वान का कथन है? हमारे पास ऑप्शन पहला जीन पियाजे, 2 नंबर फ्राइड, 3 नंबर है स्टैनले हॉल और 4 नंबर है क्लार्क हल। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, यह कथन जीन पियाजे का है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, यदि बालक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो बालक में नकारात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि बालक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो बालक में नकारात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यह कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन BF स्किनर, 2 नंबर थोरनडाइक, 3 नंबर सिगमंड फ्राइड और 4 नंबर एलेक्स जॉन। तो यह कथन सिगमंड फ्राइड का
है। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है, संवेग अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्यमान होता है? तो कौन सा गुण होता है? चंचलता का गुण संवेग में विद्यमान होता है। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है संवेगों के विरोध द्वारा, संवेगों के रेचन द्वारा, संवेगों के मार्गांतरीकरण एवं शोध द्वारा, और 4 नंबर इन सभी उपायों द्वारा। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, स्मृति प्रक्रिया को सही क्रम है। तो स्मृति प्रक्रिया का सही क्रम है। तो स्मृति प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले अधिगम आता है, उसके बाद में धारण, उसके बाद में पुण्य स्मरण, और उसके बाद में पहचान आती है। तो ये जो 2 नंबर दे रखा है, अधिगम, धारण, पुण्य स्मरण और पहचान, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, गणित में प्रयुक्त प्लस अथवा गुणा के चिन्ह को चिंतन के संदर्भ में कहते हैं। तो गणित में जो प्लस और गुणा का चिन्ह होता है उसको चिंतन के संदर्भ में क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, प्रतिमा, 2 नंबर है संप्रत्यय, 3 नंबर कल्पना, और 4 नंबर है प्रतीक। तो गणित के जो प्लस और गुणा के चिन्ह है उसको चिंतन के अंदर क्या बोलते हैं? चिंतन के संदर्भ में संप्रत्यय कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है बर्कल का, CL हल का, कोहलर का, या मन का। तो किसके सिद्धांत को सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, CL हल का जो सिद्धांत है उसको सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास ऑप्शन है मोंटेसरी, 2 नंबर है फ्रेंडसन, 3 नंबर है डम्बिल, और 4 नंबर है वाटसन। तो यह किसका कथन है? यह फ्रेंडसन का कथन है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसके अनुसार चालक वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चालक वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करता है। हमारे पास ऑप्शन है CL हल, मैकडोनाल्ड, 3 नंबर है एरिक्सन, और 4 नंबर है स्टैनले हॉल। तो यह किसका मानना है कि चालक जो होता है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करता है? यह CL हल का मानना है। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि यदि बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बालक रुचि से कार्य करता है, परंतु अगर वह अस्वस्थ हो तो कार्य करने में रुचि नहीं लेगा? तो किसका मानना है? हमारे पास ऑप्शन है हर्जबर्ग, उसके बाद में 2 नंबर है बोल्फ, 3 नंबर है वाटसन, और 4 नंबर है जीन पियाजे। तो जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है हर्जबर्ग का मानना है कि यदि बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बालक रुचि के साथ कार्य करता है, परंतु अगर वह अस्वस्थ हो तो कार्य करने में रुचि नहीं लेगा। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार प्रोत्साहन ही अभिप्रेरणा का कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो प्रोत्साहन होता है वही अभिप्रेरणा का कार्य करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है बोल्फ, एम कोफमैन, 2 नंबर ऑप्शन है मास्लो, 3 नंबर है बंडूरा, और 4 नंबर है पावलव। तो जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है बोल्फ, एम कोफमैन, इनके अनुसार प्रोत्साहन ही अभिप्रेरणा का कार्य करता है। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से मानव बुद्धि की विशेषता है? तो मानव बुद्धि की विशेषता कौन सी है? समस्या समाधान की योग्यता, बिल्कुल सही है। जो बुद्धि होती है वो समस्या समाधान करने की योग्यता होती है। उसके बाद में सीखने की योग्यता, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, बिल्कुल सही है।
उसके बाद में 4 नंबर है समायोजन की योग्यता, यह भी मानव बुद्धि की विशेषता है। तो सारी की सारी जो दे रखी है ऊपर वो मानव बुद्धि की विशेषता है, इसके लिए आपका 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, बुद्धि वह योग्यता है जो लक्ष्यों की पूर्ति में तर्क करना तथा समस्या समाधान के निमित्त हमारे मन में विचारों को उत्पन्न करती है। बुद्धि वह योग्यता है जो लक्ष्यों की पूर्ति में तर्क करना और समस्या समाधान के निमित्त हमारे मन में विचारों को उत्पन्न करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास अल्फ्रेड विने, 2 नंबर है वर्ट, 3 नंबर है स्पीयरमैन और 4 नंबर है रेक्स नाइट। तो यह कथन किसका है? रेक्स नाइट का कथन है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसके अनुसार बुद्धि सांवर्धिक चिंतन है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार बुद्धि सांवर्धिक चिंतन है। सांवर्धिक चिंतन है तो हमारे पास ऑप्शन है पहला टर्मन, 2 नंबर है जीन पियाजे, 3 नंबर है थोरनडाइक और 4 नंबर है स्पीयरमैन। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि सांवर्धिक चिंतन होता है या होती है। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। किसका मानना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। किसका मानना है? हमारे पास ऑप्शन है पहला टर्मन, 2 नंबर जीन पियाजे, 3 नंबर है थोरनडाइक और 4 नंबर है स्पीयरमैन। तो यह किसका कथन है? यह थोरनडाइक का मानना है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, राम जो एक अध्यापक है, राम को एक साथ शादी के 2 रिश्ते आते हैं। राम जब पहली लड़की को देखने जाता है वह प्राध्यापक लगी हुई है लेकिन सुंदर नहीं है। जब राम दूसरी लड़की को देखने जाता है वह कोई जॉब में नहीं है लेकिन वह बहुत ही सुंदर है। तो राम सोचने लग गया कि किस लड़की से शादी करूं। इस स्थिति में राम किस प्रकार की अंतर्द्वंद से ग्रसित हो सकता है? तो राम एक अध्यापक है, राम को एक साथ 2 शादी के रिश्ते आते हैं। तो राम पहली लड़की को देखने जाता है, वह जॉब में लगी हुई है लेकिन वह सुंदर नहीं है। जब दूसरी लड़की को देखने जाता है तो वह बहुत सुंदर है लेकिन जॉब में नहीं है। अब राम के मन में इस प्रकार की भावना आनी शुरू होगी कि मैं किस लड़की से शादी करूं। तो इस प्रकार की कंडीशन में राम के मन में कौन सा द्वंद उत्पन्न हो सकता है? हमारे पास ऑप्शन है प्रस्ताव द्वंद, 2 नंबर है परिहार द्वंद, 3 नंबर है प्रस्ताव परिहार द्वंद और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार की कंडीशन आए तब कौन सा द्वंद उत्पन्न हो सकता है? प्रस्ताव द्वंद उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन वाणी के आक्रमण यानी गाली गलौज करना, व्यंग करना, मजाक उड़ाना या चिढ़ाना आदि द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बाल विकास की किस अवस्था में संवेगों का प्रदर्शन वाणी के आक्रामकता के द्वारा किया जाता है? वाणी के आक्रमण यानी गाली गलौज करके या व्यंग करके किसी के साथ या किसी के साथ मजाक करके या उसको चिढ़ाकर आदि के द्वारा किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला पूर्व बाल्यावस्था, 2 नंबर है उत्तर बाल्यावस्था, 3 नंबर है उत्तर किशोरावस्था और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा पूर्व किशोरावस्था। तो इसके अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है उत्तर किशोरावस्था ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है, गिलफोर्ड ने संवेगों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संवेगों का गिलफोर्ड जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने संवेगों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया है? ऑप्शन है हमारे पास 5, 3, 7 और 4 के अंदर हो जाएगा 14। तो गिलफोर्ड ने संवेगों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया है? तो गिलफोर्ड ने संवेगों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 22 नंबर
हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गिलफोर्ड द्वारा बताए गए संवेगों का वर्गीकरण है। तो गिलफोर्ड ने संवेगों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया है। ये 3 रूप कौन कौन से हैं? तो उन्होंने संवेगों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया है। पहला रूप था प्राथमिक संवेग, दूसरा गौण संवेग और तीसरा कृत्रिम केंद्रित संवेग। तो 3 रूप यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उपयुक्त सभी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न दे रखा है, गिलफोर्ड ने कुल कितने संवेग बताए हैं? तो गिलफोर्ड ने संवेगों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया है और इन 3 रूपों में कितने संवेग बताए हैं? 14 संवेगों को बताया है। तो 26 के अंदर आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक संवेग की उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण निहित होता है, वह है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रत्येक संवेग की उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण निहित होता है, वह कारण कौन सा है? हमारे पास पहला ऑप्शन शारीरिक कारण, उसके बाद में सामाजिक कारण, उसके बाद में 3 नंबर है हमारे पास मानसिक कारण और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है मनोवैज्ञानिक कारण। तो संवेग की उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण निहित होता है, तो वो कौन से कारण होते हैं? मनोवैज्ञानिक कारण होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, कोहलर के अनुसार किसी समस्या का समाधान अचानक या एकाएक स्पष्ट हो जाता है, क्यों हो जाता है? हमारे पास ऑप्शन इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। 2 नंबर ऑप्शन है यह प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित है। 3 नंबर यह प्रबलन पर आधारित है और 4 नंबर यह उद्दीपन अनुक्रिया संबंध है। तो कोहलर के अनुसार किसी समस्या का समाधान अचानक या एकाएक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि इसमें चिंतन की प्रक्रिया निहित होती है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसको क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 1 नंबर सीखना, 2 नंबर व्यक्तित्व, 3 नंबर प्रत्यक्षीकरण और 4 नंबर है स्मृति। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है उसको सीखना कहा जाता है। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है हमारे पास, व्यक्तित्व को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तित्व को संतुलित बनाए रखने में क्या चीज महत्वपूर्ण है? इदम, अहम, प्राअहम या ये सभी। तो व्यक्तित्व को संतुलित बनाए रखने के लिए इदम, अहम और प्राअहम ये सभी के सभी संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, थोरनडाइक के अभ्यास एवं प्रभाव के नियम क्या सीखने में सहायक होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो थोरनडाइक के अभ्यास एवं प्रभाव के नियम है वो क्या सीखने में सहायता करते हैं? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, पहला स्वतंत्र चर, 2 नंबर ऑप्शन आश्रित चर, 3 नंबर यंत्र एवं उपकरण और 4 नंबर है ये सभी। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है ये सभी सीखने के अंदर ये जो नियम है वो सहायक होते हैं। उसके बाद में हमारे पास 32 नंबर प्रश्न है, एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाने वाला बुद्धि परीक्षण कहलाता है। तो एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाने वाला बुद्धि परीक्षण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 33 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अपने पूर्व व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना कहलाता है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अपने पूर्व व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना कहलाता है, यह कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन B.F. स्किनर, 2 नंबर जीन पियाजे, 3 नंबर है वाटसन और 4 नंबर है वुडवर्थ। तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का यह कथन है कि अपने पूर्व व्यवहार में परिवर्तन करना ही सीखना कहलाता है।
उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न है, सहज अथवा प्रतिवर्ती क्रियाओं की विशेषता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सहज अथवा प्रतिवर्ती क्रियाओं की विशेषताएं है या विशेषता है। क्या विशेषता है प्रतिवर्ती क्रियाओं की? 1 नंबर ऑप्शन जन्मजात होती है तथा गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है आवश्यकता। उसके बाद 3 नंबर है, इनका उद्देश्य व्यक्ति की रक्षा होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में उपयुक्त सभी, तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका 35 नंबर प्रश्न है, विस्मरण है। तो विस्मरण क्या चीज है? एक शारीरिक क्रिया है। 2 नंबर ऑप्शन है, एक मानसिक क्रिया है। 3 नंबर है, एक बौद्धिक क्रिया है। और 4 नंबर है, एक सामाजिक क्रिया है। तो विस्मरण क्या है? एक मानसिक क्रिया है। इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है हमारे पास, विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो विस्मरण है वो एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है। किसका कथन है हमारे पास? ऑप्शन है मन एविंगहोस, 3 नंबर गिलफोर्ड और 4 नंबर है गेरिट। तो यह किसका कथन है? यह गिलफोर्ड का कथन है। उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, चिंतन के विषय में संबंधों के पृथक्करण तथा सहसंबंधों के पृथक्करण के 2 नियम किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो किस द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? मैकडूगल, फ्राइड, 3 नंबर स्पीयरमैन और 4 नंबर है B.N. झा। तो चिंतन के विषय में संबंधों के पृथक्करण तथा सहसंबंधों के पृथक्करण के 2 नियम किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो किसके द्वारा? स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। उसके बाद में 39 नंबर प्रश्न है हमारे पास, समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन गेरिट ने, B.F. स्किनर ने, 3 नंबर है मन ने और 4 नंबर है जॉन लॉक ने। तो यह किसने कहा है? B.F. स्किनर ने कहा है कि समायोजन जो है एक अधिगम की प्रक्रिया है। उसके बाद में हमारे पास 40 नंबर प्रश्न है, राजू श्रीवास्तव IAS की तैयारी करता है लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता है, लेकिन RAS में सफल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी समायोजन युक्ति का प्रयोग किया गया है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारे पास ऑप्शन लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, मार्ग बदलना, 3 नंबर है दमन और 4 नंबर है प्रत्यागमन। तो इसके अंदर जो पहला ऑप्शन दे रखा है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 41 नंबर प्रश्न है, जो विद्यार्थी बहुत अधिक लड़ते झगड़ते हैं, बहादुर तथा निर्भीक होते हैं, उनकी संघर्ष प्रवृत्ति यदि खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान तथा दूसरों की मदद करने वाली हो जाती है तो कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, पहला सौदांतीकरण या मार्गांतीकरण, 2 नंबर दीवा संपन्न, 3 नंबर पलायन और 4 नंबर विस्थापन। तो हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है सौदांतीकरण या मार्गांतीकरण। यदि कोई विद्यार्थी लड़ते झगड़ते हैं तो यदि उनकी संघर्ष प्रवृत्ति को खिलाड़ी, मुक्केबाज या पहलवान या दूसरों की मदद करने में लगा दी जाए तो उनको क्या बोलेंगे? मार्गांतीकरण या सौदांतीकरण कहा जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। जो शिक्षण विधियां होती है और शिक्षण नीतियां होती है उनमें किसका अंतर होता है? उद्देश्यों का अंतर होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 6, 7 और 8 साल के बालक और बालिकाओं में अच्छे बुरे का ज्ञान
एवं न्याय पक्ष, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। यह कहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 6, 7 और 8 साल के बालक और बालिकाओं में अच्छे बुरे का ज्ञान एवं न्याय पक्ष, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। यह कहा है। किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन है ट्रेंट ने, 2 नंबर है BF स्किनर ने, 3 नंबर है सिगमंड फ्राइड ने और 4 नंबर है स्ट्रेंथ वर्थ ने। तो यह किसने कहा है? जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेंथ वर्थ ने यह कहा है। उसके बाद में हमारे पास 44 नंबर प्रश्न है, एक गधा 2 घास के ढेरों के बीच खड़ा रहा और भूख से मर गया। इस वाक्य का संबंध किस अंतर्द्वंद से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक गधा 2 घास के ढेरों के बीच में खड़ा रहा और भूख से मर गया। इस वाक्य का संबंध किस अंतर्द्वंद से है? तो हमारे पास ऑप्शन है प्रस्ताव प्रस्ताव द्वंद, 2 नंबर है परिहार परिहार द्वंद, 3 नंबर है प्रस्ताव परिहार द्वंद और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसका संबंध किससे है? प्रस्ताव प्रस्ताव द्वंद से लिया गया है। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है, वह कथन और क्रियाओं में अंतर स्थापित करने लगता है और स्वयं को वातावरण के अनुरूप डालने का प्रयास करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वह कथन और क्रियाओं में अंतर स्थापित करने लगता है और स्वयं को वातावरण के अनुरूप डालने का प्रयास करता है और अपने हट को छोड़कर सामाजिक सहयोग और उपादेयता पर बल देना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी विशेषता विकास की किस अवस्था में देखने को मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऐसी विशेषता विकास की किस अवस्था में देखने को मिलती है? हमारे पास ऑप्शन शेष अवस्था में, 2 नंबर बाल्यावस्था में, 3 नंबर किशोरावस्था में और 4 नंबर है वृद्धावस्था में। तो इस प्रकार की विशेषता हमें बाल्यावस्था में देखने को मिलती है कि वह कथन और क्रियाओं में अंतर स्थापित करने लगता है। जो बालक होता है वो कथन और क्रियाओं में अंतर स्थापित करने लग जाता है और स्वयं को वातावरण के अनुरूप डालने का प्रयास करता है और अपने हट को छोड़कर सामाजिक सहयोग और उपादेयता पर बल देना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी विशेषता बालक में और ऐसी विशेषता बाल्यावस्था में पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है, लिंटन नामक मनोवैज्ञानिक ने किस संवेग को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास ऑप्शन है क्रोध को, 2 नंबर डर को, 3 नंबर प्रेम को और 4 नंबर है घृणा को। तो लिंटन नामक वैज्ञानिक ने प्रेम संवेग को मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है। उसके बाद में हमारे पास 47 नंबर प्रश्न है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? हमारे पास ऑप्शन एबिंगहॉस को, जॉन लॉक को, BF स्किनर को और 4 नंबर है वाटसन को। तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस को माना जाता है, एबिंगहॉस को इसका जनक माना जाता है। उसके बाद में 48 नंबर प्रश्न है हमारे पास, गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं की विशेषता पर यह बल देता है। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा जो होती है वो एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? किसने कहा है? यह हमारे पास ऑप्शन जॉन डीवी, 2 नंबर है एडम्स, 3 नंबर है ब्लूम और 4 नंबर है BF स्किनर। तो शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है? जॉन डीवी ने माना है और द्विध्रुवीय प्रक्रिया एडम्स ने माना है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के अंदर शिक्षक और बालक और पाठ्यक्रम शामिल होता है। तो 3 प्रकार के चरण होते हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम के चरण शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है उसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन एक
त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? हमारे पास ऑप्शन है ब्लूम ने, 2 नंबर है BF स्किनर ने, 4 नंबर है जॉन डीवी ने, और 3 नंबर है जॉन डीवी ने, और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड ने। तो मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? यह ब्लूम ने कहा है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लूम ने कहा है कि मूल्यांकन के अंदर 3 प्रकार के पद होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष शामिल होते हैं। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।